हेलो दोस्तों, द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। बेटा अब समय नहीं है निराश होने का, क्योंकि जाते जाते है ना 2025 जाते जाते एक नया सपना हमें दे गया है 2026 का, है ना। क्योंकि 2026 में काफी सारी एमपी में वैकेंसियां आने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि उसका कैलेंडर भी लॉन्च हो चुका है। एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, एमपी जेल प्रहरी, इन सब की हमें डेट मालूम पड़ चुकी है कि वैकेंसियां आ रही है बेटा, और कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। तो बेटा अब निराश होने की जरूरत नहीं है कि इस बार पेपर में नहीं हुआ। जो समय निकल गया उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो आने वाला है उसे अच्छा करो। क्यों? क्योंकि जब आज आपका अच्छा होगा, है ना, जब आज आपका अच्छा होगा, जब आज आप मेहनत करोगे तो कल आप भी आपका अच्छा होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा, है ना। जब तुम आज उसके हिसाब से मेहनत करोगे तो कल हमेशा अच्छा आएगा ही आएगा, है ना। तो आज ही से प्रण कर लो कि जो निकल गया उसका हम गम नहीं करेंगे, ठीक है। जो आने वाला है भविष्य उसे हमें अच्छा करना है, ठीक है बेटा। इस पर मत सोचना कि जमाना क्या कहेगा। बेशक तुमने आज तक कितने भी, है ना, खराब काम किए, कितने भी आपने, है ना, उसमें सक्सेस नहीं हुए। अगर सक्सेस नहीं हुए तो जमाना आपको कहेगा सक्सेस नहीं हुए, कितने भी खराब काम किए। लेकिन अगर एक बार सक्सेस हो गए तो जमाना आपसे कहेगा वाकई में मेहनत करी होगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दो लड़कों का उदाहरण देता हूँ। दो लड़के, है ना, एक लड़का है जो 24 घंटे पढ़ता रहता है। जब वो पढ़ रहा होता है, जब उसकी तारीफ हो रही होती है कि देखो कितना मेहनती है, कितना पढ़ेगा, हमें तो ऐसा लगता है कि आगे चलकर यूपीएससी क्रैक करेगा, है ना। लेकिन जो दूसरा जो लड़का होता है उसे पड़ोसी देखते हैं कि 24 घंटा खेल रहा है ना, इधर उधर घूम रहा है, खूब सुट्टा लगा रहा है ना, खूब इधर उधर अपना मौज मस्ती कर रहा है, खूब वाला में पुड़िया भी खा रहा है, सब कर रहा है, सब काम कर रहा है। और एक बेचारा सीधा साधा, है ना, किताबों में पड़ा हुआ है। लेकिन होता क्या, वो सीधा साधा, है ना, अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। बेशक बहुत पढ़ा हो लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाता है। और जो घूम रहा था, है ना, ले रहा था, है ना, सुट्टा ले रहा था, और वो पढ़ाई करता है और कांस्टेबल बन जाता है। तो अब जमाना क्या कहता है, जमाना कहता है अरे वो तो, है ना, दिखाने की पढ़ाई कर रहा था, हमें तो मालूम था वो कुछ कर नहीं पाएगा, देखो, है ना, कितनी मेहनत करी और ये आपका सफल हो गया। तो इस कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश ये है कि जमाना आपकी सफलता देखता है। क्या देखता है? सफलता देखता है। आपने क्या करा उसे कोई लेना देना नहीं है। जब आप सफल हो जाओगे तो आपके ऊपर पीठ ठोकेगा, वाह सफल व्यक्ति है ना। और असफल हो गए तो वही जमाना कहेगा अरे यार कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जमाना केवल सफलता देखता है, आपकी स्ट्रगल नहीं देखता कि कितनी स्ट्रगल की, कितना हुआ, है ना। कभी ये नहीं कहेगा भैया 1 नंबर से रह गया तो स्ट्रगल बहुत की है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कहेगा पढ़ाई नहीं की होगी, है ना, तो फेल तो हो गई होगा। तो बात ध्यान रखना। तो अब हमें, मेरा मानना है, कौन क्या कह रहा है ना, कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं, मेरा मानना है कि भगवान ने जो हमें जो दो दिए हैं ना, जो 2 कान, है ना, किस लिए दिए हैं? एक कान से सुनने से, एक कान को निकालने के लिए, ठीक है। एक कान से सब चीज सुनो, अगर अच्छा लग रहा है तो बीच में माइंड है उसे एक्सेप्ट करो, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इधर से निकाल दो, है ना। विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए? अपने आप में सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए और बेशरम होना चाहिए विद्यार्थियों को। क्यों मेरा मानना है? क्योंकि बेटा जब हम बेशरम होंगे जब भी हम टीचर से बार बार पूछ सकेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ, ठीक है। भरी क्लास में हम बार बार पूछ सकते हैं क्योंकि हम बेशरम हैं, समझ में नहीं आया तो पूछेंगे, ठीक है। और जहां तुमने शर्म करी कि अरे क्लास के बच्चे क्या कहेंगे, है ना, ये क्या कहेंगे, हम नहीं पूछ रहे, है ना, तो वो आपके असफल का एक कारण बन गया। तो मेरा मानना है कि शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। और विद्यार्थियों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सिलेबस से संबंधित, कभी कोई घर गृहस्थी का क्वेश्चन मत पूछ लेना कि घर में पूछ लिया सर ये बताओ। हमारे सिलेबस से संबंधित, हमारी स्टडी से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित अगर कभी कोई, है ना, चीज है और आप टीचर समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, आपको बार बार समझ में नहीं आ रहा तो उससे 10 बार पूछो। बेटा वो फीस किसके लिए ले रहा है ना, इसी के लिए ले रहा है, आपको सिखाने के लिए। अगर आपको आ रहा होता तो आप उसके पास क्यों जाते, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें एक सीखने की ललक होनी चाहिए हमारे अंदर। और दूसरी बात यह है कि हमें बेशरम बनना है जब तक स्टडी करना है तब तक, है ना। कोई रूल नियम ऐसे नहीं करना कि भैया नहीं हम तो नहा धोकर ही पढ़ने बैठेंगे, है ना। नहा धोकर पढ़ने नहीं, बिना नहाए धोए आप पढ़ने बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी हमारा विद्यार्थी जीवन चल रहा है ना। इसमें विद्यार्थी जीवन में ये नहीं देखा जाता सुबह, है ना,
वही पढ़ेंगे, ठीक है। जब मौका मिले तभी पढ़ो, है ना, तभी पढ़ो बेटा, है ना। तो आज से मैं आपको, है ना, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। कौन सा? एमपी जीके स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? क्योंकि एमपी में जितने भी होने वाले एग्जाम है उसमें एमपी का वेटेज अच्छा खासा रहता है, और बेटा हमें सबसे पहले अगर हमें हमारे ही घर की नॉलेज नहीं होगी, ना, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एमपी में कहाँ क्या है ना। कौन मुझे बता सकता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सेंटर बिंदु कहाँ पर है, पूरी अर्थ का सेंटर बिंदु कहाँ पर है ना। आपको पता होना चाहिए पूरी अर्थ का सेंटर बिंदु हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये कहां से? क्योंकि हमें हमारे घर की जानकारी होना चाहिए, तो हमें मालूम है पूरी एमपी का जो सेंटर बिंदु है ना वो कहां पर है, हमारे उज्जैन में है। उज्जैन में एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर, है ना। मंगलनाथ मंदिर पर पूरी अर्थ का सेंटर बिंदु है। तो हमें ये बात क्लियर मालूम होनी चाहिए, हमें हमारे घर की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले शून्य का उल्लेख, है ना, सबसे पहले शून्य का उल्लेख कहां पर है, ये शून्य का। तो बेटा हम रह जाते हैं कि भैया हमें अपने आप पे तो विश्वास है ही नहीं, हमें अपने पड़ोस, यहाँ अपने घर के आसपास की चीज विश्वास नहीं, हम दूर दूर भटकते हैं, है ना, इधर उधर भटकते हैं कि अरे यहाँ नहीं, शून्य का उल्लेख कहीं होगा, उत्तराखंड में होगा शून्य का उल्लेख, है ना, उत्तर प्रदेश में होगा, नहीं। तो सबसे पहले आप देखना शून्य का जो ऐतिहासिक उल्लेख है वो हमारे ग्वालियर के किले में, ना, ग्वालियर के किले में एक चतुर्भुज मंदिर है, वहां पर आपको मिलेगा, है ना, शून्य का उल्लेख। तो आप गूगल पर चेक कर सकते हो उसकी शून्य का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां पर है, तो ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर में, ना, वहां पर लिखा हुआ है शून्य, है ना। तो ग्वालियर के किले पर जो भी लोग हैं जाते हैं, कितने लोग देखकर आए शून्य का उल्लेख। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है कि हमें सीखने की प्रवृत्ति, जहां भी हम घूमने फिरने जा रहे हैं तो हमें अपनी आंख और ये विद्यार्थियों को अपनी पूरी पांचों ज्ञानेंद्रियां खुली रखनी चाहिए, है ना। जहां भी अपन जा रहे हैं तो वहां पर नॉलेज लेकर आए, कुछ वैसा नहीं केवल हमारे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो नॉलेज हमें वहां से देखनी चाहिए, है ना। क्यों घूमने जा रहे, ग्वालियर मौज मस्ती घूम आए, देख आए, है ना। आप कभी मुंह उठाकर चलो यार मूवी देख आए, लेकिन उसका हमें यहाँ कभी, जैसे अभी एक पिक्चर आई थी अभी कुछ समय पहले, छावा मूवी, है ना, छावा मूवी, है ना, जिसमें वो संभाजी का रोल करता है, विक्की कौशिक नाम है ना, तो वो संभाजी का रोल करता है। तो क्या संभाजी उससे पहले थे नहीं क्या? हम मौज मस्ती में देख आए, लेकिन बेटा हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, छावा मूवी से, तो वो हमें वहां से क्लियर होंगे, देख लो, है ना, उसे देखने से हमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे मराठों में, है ना, छावा का क्या अर्थ है? शेर का बच्चा, है ना, शेर का बच्चा। कि शिवाजी के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? शिवाजी के बाद उसका नेतृत्व छावा ने किया, है ना, छावा ने किया। तो जो हमें सब संभाजी ने किया, है ना, क्या नाम था उसका? विक्की कौशिक, है ना, विक्की कौशिक। तो ऐसे मत सोचना, क्या है, जब भी हम पता किसी व्यक्ति को उसी रोल में देख लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में उसी की छवि आने लगती है। जैसे अभी मैं बोलूं आपसे कि भगत सिंह, है ना, भगत सिंह, तो बेटा भगत सिंह जब आंख मूंद कर देखोगे भगत सिंह की छवि कहां पर है, तो कभी ना कभी आपको या तो सनी देओल की छवि दिमाग में आ जाएगी या अजय देवगन की आ जाएगी। मैं बोलूं राम, है ना, राम भगवान, तो राम भगवान की छवि आपके दिमाग में कैसे आई, है ना। तो राम भगवान जो आज से पहले रामानंद सागर की जो रामायण चलती थी उसमें जो राम भगवान थे उनकी छवि आपके दिमाग में आ जाएगी, और कोई जो नई नई रामायण चल रही है उनके देखता हो तो उनकी छवि आ जाएगी। तो बेटा हमें जब अध्ययन करना है, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हमें अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पांचों ज्ञानेंद्रियों को खुली रखना है विद्यार्थियों को, कि हमारे एग्जाम के पर्पस से क्या इंपोर्टेंट है। आप जब भी कहीं भी बाहर, घर के बाहर निकलोगे, जबकि घर में भी आप रहोगे, तो आपको जीएस बेटा कहीं से भी मिल सकती है ना, हर जगह से आपको जीएस मिल सकती है। तो बेटा ध्यान रखना, बाहर घूमने जा रहे हो, है ना, कभी गाड़ी पर जा रहे हो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे हो, तो वहां पर कोई योजना, है ना, लिखी होती है लाडली बहन योजना, तो वहीं से आप देख लो कि अरे लाडली बहन योजना कब शुरू हो रही है, कब, है ना, कितना इन्हें दिया जा रहा है। जगह जगह आपको उज्ज्वला योजना के बैनर लिखे मिल जाते हैं, लगे मिल जाते हैं पेट्रोल पंपों पर, सरकारी जगह पर उज्ज्वला योजना, है ना, नमामि गंगे मिशन, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां
खुली रखनी है। तो बेटा आज मैं आपको एमपी के बारे में बता रहा हूं, मध्य प्रदेश क्यों बता रहा हूं मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि हाँ आने वाले जो एग्जाम है, चाहे आप कांस्टेबल हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे पटवारी हो एमपी का, चाहे जेल प्रहरी हो, इन सब में बेटा एमपी पूछी जाती है और एमपी का अच्छा खासा वो रहता है, इसमें रोल रहता है ना, रोल रहता है, स्कोर रहते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आज से अपन एमपी के बारे में बिल्कुल जीरो से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एमपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का पशु कितना कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, और यहाँ से पढ़ना चालू कर देते। यहाँ पर बहुत सी जगह आपको लिखा मिलता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना। या फिर आपको कहीं यहाँ लिखा मिल जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, है ना, मध्य प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ था। लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्राचीन समय से बता रहा हूं, आप एक पेपर और कॉपी, है ना, पेपर पेन लेकर, है ना, उसे साथ ही साथ नोट भी करते चलना। बेटा मैं आपको, है ना, जो बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना बेटा थोड़ा सा, है ना। एमपी क्या, मध्य प्रदेश, है ना, मैं आपको बता रहा हूं आज से मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। अब बेटा मध्य प्रदेश को जब अपन देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, जब इंट्रो वीडियो मैंने आपको बताई थी पृथ्वी के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पैंजिया महाद्वीप था वो 2 भागों में टूटा था। कौन कौन से आपको ध्यान आ रहा होगा, जो नॉर्थ में गया था वो अंगारा लैंड था, लॉरेशिया था, और जो दक्षिण में आया था वो आपका गोंडवाना लैंड था, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि जो प्रायद्वीपी, है ना, जो प्रायद्वीपी भारत था, जो प्रायद्वीपी भारत था ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। वही मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, सब मैंने उसमें बताया था, आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसी समय एक चीज और बताई थी कि प्रायद्वीपी भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, साथ ही साथ आपका जो मध्य प्रदेश है, ये आपका जो मध्य प्रदेश है वो भी आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका हिस्सा गोंडवाना लैंड का। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है, पहला क्वेश्चन क्या आता है, नोट कर लेना, पहला क्वेश्चन यही आता है, मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। मध्य प्रदेश देखो बेटा क्या है कि आज जिस जमीन पर खड़ा होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो 100 साल पहले भी थी, 500 साल पहले भी थी, और 100 साल बाद भी रहेगी, और 500 साल बाद भी रहेगी। लेकिन बेटा जो जमीन कभी मिटने वाली नहीं है, इसके जो ऊपर जो बना हुआ है वो मिट सकता है। आज मान लो यहाँ पर घर बना हुआ है, इससे पहले 100 साल पहले यहाँ पर, है ना, खेती हुआ करती थी, उससे भी पहले यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, लेकिन बदला तो नहीं, जमीन तो थी, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया। अब आगे आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर बहुत अच्छा मॉल बन जाए, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, जमीन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझना कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आज से लाखों साल पहले, है ना, गोंडवाना लैंड में था। किसमें था, गोंडवाना लैंड में। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद प्राचीन समय बता दिया मैंने, प्राचीन, है ना, प्राचीन समय मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, मतलब शुरुआती समय में, है ना, शुरुआती समय में। तो ये इसे कहां पर, गोंडवाना लैंड में। कहां पर था प्राचीन समय में, गोंडवाना लैंड में। उसके बाद में अगर अपन इसे वैदिक काल में देखें, वैदिक काल में कि इसे मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो बेटा आप 2 नाम ध्यान रखना, है ना, 2 नाम आप ध्यान रखना। वैदिक काल में कौन कौन से 2 नाम देखेंगे आप वैदिक काल में, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में आप देखना कि वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को 2 नाम से जाना जाता था। 2 नाम आप ध्यान कर लेना, इसे नोट कर लेना कि वैदिक साहित्य में सबसे पहले मध्य प्रदेश कहां पर था, गोंडवाना लैंड में। किस प्राचीन भूभाग में था, गोंडवाना लैंड में। उसके बाद वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे 2 नाम से जाना जाता था बेटा, है ना, 2 नाम। 2 नाम कौन कौन से थे,
ध्यान रखना, वैदिक साहित्यों में क्वेश्चन जा सकता है कि वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना, एक तो इसे रेवोत्तर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेवोत्तर। एक नाम नोट कर लेना, रेवोत्तर के नाम से जानते हैं। तो वैदिक काल में या वैदिक साहित्यों में है ना, वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? रेवोत्तर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कौन सा है? दक्षिणापथ। ये नाम दोनों नोट कर लेना है ना, कौन सा है? दक्षिणापथ। कौन सा है? दक्षिणापथ, है ना। तो दक्षिणापथ। तो बेटा जो दो नाम है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2-3 क्वेश्चन जहां से आपको एमपी में क्लियर होंगे। बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश प्राचीन समय में किस लैंड में था? तो मध्य प्रदेश प्राचीन लैंड में गोंडवाना लैंड में था। किस लैंड में था? गोंडवाना लैंड में। मध्य प्रदेश प्राचीन समय में किस भूभाग, किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मध्य प्रदेश प्राचीन समय में किस भूभाग का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। उसके बाद में आता है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ध्यान रखना, दो नाम, दक्षिणापथ और रेवोत्तर, या रेवोत्तर दक्षिणापथ, दो नाम है इसके, है ना। दो नाम है, रेवोत्तर और दक्षिणापथ, जो दो नाम से जाना जाता था। जो हो गए आपके, एक तो सबसे पुराना समय जब गोंडवाना लैंड में, और एक वैदिक साहित्य। उसके बाद आपको मालूम होगा, जो हम इतिहास शुरू करते हैं पढ़ना, है ना, तो आपने सुना होगा जनपद, 16 महाजनपद, जिसे इंग्लिश में 16 महाजनपदा, ना 16 महाजनपद पढ़ते हैं। अशोक के समय में पढ़ते हैं, मौर्य काल में पढ़ते हैं बेटा, मौर्य काल में, है ना, क्यों? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, उस समय मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल में 16 महाजनपद थे। जो उत्तरी भारत है, जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, पूरा उत्तर भारत बेटा आपका 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में। बेटा इसमें भी जो क्वेश्चन आता है कि 16 भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो महाजनपद अलग है, महाजनपद अलग है और जनपद अलग है। जैसे आज राज्य और स्टेट है, आज राज्य और राज्य के अंदर स्टेट है, ऐसे ही उस समय पूरा उत्तर भारत 16 महाजनपद में बटा था। समझने के लिए दिमाग में इतना रख लेना, 16 राज्य में बटा था। और राज्य के अंदर आज क्या आते हैं? स्टेट के अंदर आज क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट, जिले आते हैं। तो उसी वैसे ही उनमें आते थे महाजनपद, महाजनपद के अंतर्गत आते थे जनपद, है ना। जो ग्वालियर एक जनपद हुआ करता था, बक्स नामक जनपद, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं कि 16 महाजनपदों में से आप देखना कि जो मध्य प्रदेश है, तो एक तो अवंती और दूसरा चैदी। आप दो नाम ध्यान रखना, एक अवंती और एक चैदी। मतलब जो ध्यान रखना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई की दृष्टि से, राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई की दृष्टि से पूरे उत्तर भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। कितने महाजनपदों में बांटा गया था? 16 महाजनपदों में बांटा गया था, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से। इन 16 महाजनपदों में से वर्तमान, इन 16 महाजनपदों में से बेटा, है ना, 2 महाजनपद, कितने? 2 महाजनपदों में मध्य प्रदेश था, है ना। 2 महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से है। 2 महाजनपद कौन कौन से हैं बेटा? तो आपने एक का नाम सुना होगा, एक महाजनपद का नाम सुना होगा अवंती, और एक का नाम सुना होगा चैदी, है ना। अवंती और चैदी बेटा, अवंती और चैदी 16 में से अवंती और चैदी, जो 2 नाम आप ध्यान रखना, अवंती चैदी। अवंती तो हर किसी ने सुना है ना। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, है ना, जो आज आप बाबा महाकाल की नगरी के नाम से जानते हो, है ना, बाबा महाकाल। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आया, जो क्वेश्चन भी बेटा पेपर में कई बार आता है कि हमारे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? उज्जैन में बेटा ज्योतिर्लिंग है ना, ज्योतिर्लिंग है कौन सा? बाबा महाकाल का, है ना, महाकाल ज्योतिर्लिंग। तो बेटा पूरे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? आप सबको मालूम है कितने ज्योतिर्लिंग हैं?
12। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं। बेटा इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वो ज्योतिर्लिंग कौन सा है? बताओ मुझे, वो ज्योतिर्लिंग कौन सा है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है? मध्य प्रदेश में बेटा दो ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, एक उज्जैन में है ना महाकालेश्वर, और एक ओमकारेश्वर है ना ओमकारेश्वर। जो 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से बेटा आप ध्यान रखना, एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है वो आपका बेटा उज्जैन का बाबा महाकाल का है। अब हमेशा ध्यान रखना जब क्वेश्चन आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से कि कौन सा ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, तो आपको ध्यान रखना है बाबा महाकाल का जो मंदिर है, उज्जैन के महाकालेश्वर जो मंदिर है वो आपका दक्षिण मुखी मंदिर है। ठीक है, जब ध्यान रखना उज्जैन। ठीक है, तो जो अवंती थी, अवंती और चेदी, ये 2 बेटा ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश से संबंधित है 16 महाजनपद के समय में, मौर्य काल में। और मौर्य काल के बाद में चेदी और अवंती के बाद में, ठीक है, आपको यहाँ पर इसके बाद में तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश सबसे पहले कहां था, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश सबसे पहले गोंडवाना लैंड में था। उसके बाद अगर पूछा जाए वैदिक साहित्यों में या वैदिक साहित्यों में किस नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, तो आपको ध्यान रखना है रेवोत्तर और दक्षिणापथ। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है 16 महाजनपदों में से कौन कितने महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो 2 महाजनपद संबंधित है। कौन से संबंधित है, तो अवंती और चेदी। ये बेटा पुराना हो गया। उसके बाद में आगे का और बताता हूं बेटा मध्य प्रदेश। अब देखो हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि भारत में अंग्रेज आए, और अंग्रेज आने के बाद में एक एक करके सारे पूरे भारत में फैल गए और अपने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। पूरे भारत की प्रशासनिक राजनीतिक सारे अपने हाथों में ले लिया। पूरे भारत की पूरी भागदौड़ अपने हाथों में ले ली। ठीक है, लेकिन क्या एक ही दिन में पूरे भारत में फैल गए? क्या नहीं, एक ही दिन में नहीं फैली है ना। लेकिन आजादी की जब बात आती है तो 15 अगस्त 1947 को पूरे भारत को उन्होंने मुक्त कर दिया। पूरे भारत को मुक्त कर दिया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश पर आधिपत्य कब किया? मध्य प्रदेश में अंग्रेज कब आए? जब मैं आपको बोलूं कि भारत गुलाम कब बना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहली वीडियो में आपको दे चुका हूं। एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, वहां से भारत की गुलाम होने की शुरुआत चालू हो गई थी। उसके बाद में 1947 में भारत आजाद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आ रही है, जो मैं मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं, तो मध्य प्रदेश पहली बात ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले अंग्रेज कब आए? पहली बात यह है कि कब आए। दूसरी बात यह है कि कहां आए। तो बेटा आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो अंग्रेज हैं ना, कब आए हैं? आप यहां पर ध्यान रखना, जब भी हम जाते हैं बेटा, जब भी हम कहीं भंडारा खाने जाते हैं है ना, और वहां हमारे हमें लगता है कि जान पर्चित के मिल सकते हैं, हमारा नौता नहीं आया, हमें ना नौता दिए भंडारा खाने जा रहे हैं, तो हम घर पर क्या बोलकर जाते हैं कि इकट्ठे मत चलो। कि कैसे चलो? एक एक करके चलो। पहले 2 लोग खाया हो, 1 लोग खाया हो, फिर उसके बाद दूसरा लोग चला जाए, एक एक करके है ना, एक एक करके चलो। तो बेटा मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, आप एक ट्रिक है ना, ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में जो अंग्रेज आए थे एक एक करके आए थे, मतलब 11 तारीख क्लियर हो गई। 11 तारीख मतलब इकट्ठे नहीं आए 100-200, जी समझाने के लिए कह रहा हूं, नहीं तो आप लोग है ना ले जाओ एक एक करके आए। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अंग्रेज कैसे आए, एक एक करके आए।
ठीक है, एक एक करके। और बेटा आप लोग ने कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों के समान सुनी होगी, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी होगी कि कोई व्यक्ति को जब अपन बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अरे वो तो आस्तीन का सांप निकला। क्या निकला? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कैसे? कि जिस, आपने सुना होगा एक बड़े बुजुर्ग जी कहावत बोलते हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, है ना, कि अरे वो तो आस्तीन का सांप निकला। मतलब उसे खूब सारा दूध पिलाया, है ना, खूब सारे अच्छे तरीके से रखा, अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण किया, और उसी ने हमारी पीठ पर छुरा मोक दिया, है ना, उसी ने हमें धोखा दे दिया। तो बेटा ये ध्यान रखना, कहावत है आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप, तो बेटा ये अंग्रेज क्या थे? एक तरह के आस्तीन के सांप थे। मतलब जिस राजा ने इनके ऊपर विश्वास किया, जिस राजा के साथ ये रहे, उसी राजा को ये धोखा देते थे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, सांप है ना, तो सांप का मतलब है नाग। क्या मतलब? सांप को अपन एक नाग के नाम से भी जानते हैं, नाग। तो एक एक करके आए, कहां आए? तो कैसे थे? ये नाग के समान थे। अंग्रेज कैसे थे? प्रवृत्ति थे नाग के समान। क्यों? क्योंकि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, नाग के समान थे। तो बेटा आप ध्यान रखना, नागपुर, नागपुर नाग के समान थे ना। एक एक करके आए, कहां आए? नागपुर में। क्यों? क्योंकि ये नाग के समान थे। और बेटा नाग का क्या काम होता है? नाग का क्या काम होता है? दसना, है ना। और जब वो दस लेता है, दसना, तो दसना से आप ध्यान रखना दिसंबर, है ना, दसना, दसना से आप ध्यान रखना दिसंबर, दिसंबर, है ना, दिसंबर। जब नाग का काम क्या है? दसना, तो दसना से दिसंबर, दिसंबर, है ना। एक एक करके आए, कहां आए? नाग के समान है, नागपुर में आए, है ना। और नाग का क्या काम होता है? दसना, तो द से दिसंबर। दूसरी बात, जब नाग दस लेता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं? तड़पना। क्या बोलते हैं? तड़पना। देखो कैसे तड़प रहा है, कैसे वो तड़प रहा है। तो तड़पना, और इसी को हरियाणी भाषा में आप बोलो तड़पन। त्रेपन को हरियाणी भाषा में बोलना त्रेपन, त्रेपन को तड़पन। तड़पन मतलब कि तड़पन का मतलब त्रेपन, 1853, तड़पन, है ना, 53। तो बेटा ध्यान रखना कि अंग्रेज भारत में कब आते हैं? तो अंग्रेज भारत में आते हैं सबसे पहले 1853, है ना। मतलब 11 दिसंबर 1853 में कहां पर? नागपुर में अंग्रेज आते हैं। इस कहानी से जो मैंने आपको, है ना, सुनाई है, केवल दिमाग में बिठाने के लिए। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में अंग्रेज 11 दिसंबर 1853 में आए, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले अंग्रेज 11 दिसंबर 1853 को आए। अगर नहीं रख पा रहे हो तो एक लॉजिक ध्यान में रखना कि एक एक करके आए हैं, ठीक है। और नाग के समान है, ये नाग के समान है, इसलिए नागपुर में आए हैं। और इनका काम क्या होता है? दसना काम होता है, तो इसलिए दिसंबर में आए। और नाग जब दस लेता है तो उससे शरीर में तड़पन होती है। क्या होती है? तड़पन। तो बेटा 53 में आए हैं। अब सर 53 तो याद हो जाएगी, अब पीछे की सन 1800 में आए, 1700 में आए, 1900 में आए। कब आए? तो बेटा 1900 में तो आजादी हो गए हम, 1900 में तो आजादी हो गए, है ना। और 1757 में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां से हमारी गुलामी शुरू हुई थी, है ना, 1757। और 1764 में युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो 1700 भी छोड़ देना ऐसे इमेजिन करके कि वहां से तो शुरुआत थी, 1753 से तो शुरुआत, सॉरी 1757 से शुरुआत थी, तो इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे? तो आप ध्यान रखना 1853। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश में अंग्रेज कब आए? तो 11 दिसंबर 1853 को आए, ठीक है। हाँ, और मध्य प्रदेश को अंग्रेजों ने आजाद कब किया? मुझे बताओ, मध्य प्रदेश को अंग्रेजों ने आजाद कब किया? इसकी कोई डेट है? तो बेटा इसकी डेट है वही 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। आने की डेट अलग है, लेकिन आजाद होने की डेट एक ही है। कभी क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? अब आप सोचो मध्य प्रदेश कब आजाद हुआ होगा, है ना? नहीं, तो वही 15 अगस्त 1947, है ना, 15 अगस्त 1947।
तो इतना कि आशा करता हूं इतना कि आप लोगों को जिस चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। आज बिल्कुल इंट्रो बताया है, तो ध्यान रखना। और इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में और बताऊंगा, है ना। और बेटा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? जैसे जैसे आपका, है ना, सपोर्ट मुझे मिलता जाएगा, वैसे वैसे मैं और, है ना, अच्छा प्रोग्रेस करूंगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा, कंटेंट के चक्कर में मत रहना बेटा, है ना। कि और इतनी गारंटी है कि एक बार आप अगर कोई टॉपिक मेरे से पढ़ लोगे, देख लोगे, है ना, तो दिमाग में बैठा रहेगा। बस आप एक दो बार रिवीजन करते रहना। और इसी के साथ मैं आज की क्लास रोकता हूँ बेटा, है ना। और आगे आने वाली